हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब है चैनल का नाम, और इस पे जो है आपकी साइंस और कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट सीरीज को चलाया जा रहा है, जो कि मुख्यतः कनिष्ठ सहायक और वन दरोगा एग्जाम के लिए चलाई जा रही थी। इनमें से कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम है वो 5 मार्च को संपन्न हो चुका है। 11 जो टेस्ट सीरीज हैं वो इससे पहले हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं बच्चों। तो अगर किसी अभ्यर्थी ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को देख सकता है। साथ ही में 11वीं वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो हमारी उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारी वीडियोस पर जा सकते हैं और सभी वीडियोस का आप लाभ उठाइए। दोस्तों, जो आपका वन दरोगा का एग्जाम है, देखिए उसमें आपको 45 से 50 वीडियो यहाँ मिलने वाली है। देखिए, वन दरोगा का जो एग्जाम है यूके ट्रिपल एससी द्वारा उसकी डेट तो निर्धारित नहीं की गई है बच्चों, पर यूके ट्रिपल एससी बार बार हर अपनी जो प्रेस वार्ता में ये बात बोलता है कि भाई हम जल्दी से जल्दी एग्जाम कराएंगे। तो मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो तब तक आप अपनी तैयारी को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम तो बच्चों देखिए पूरा हो ही चुका है। साथ में बचती है जो वन दरोगा की बात। तो इसमें जो है वन दरोगा के लिए आप एक तो 9th और 10th की एनसीईआरटी को मुख्यतः देख लेना, ठीक है, और साथ ही थोड़े से ये जो टॉपिक्स हैं आपके पर्यावरण और भूगोल से रिलेटेड, जो कि आपके साइंस से जुड़ते हैं, जैसे सूर्य, ठीक है, चंद्रमा के बारे में, ग्रह उपग्रह के बारे में, ठीक है, और साथ में आपका थोड़ा मानसून से रिलेटेड जानकारी, और साथ में जितने भी आपके ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर परमाणु उत्सर्जन से संबंधित या पृथ्वी सम्मेलन को लेकर के जो भी सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण में, वो मुख्यतः आप नज़र निकाल करके जरूर जाना। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जो सिलेबस में चेंज तो मिलेगा। देखिए 9th-10th का सिलेबस तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बहुत आसानी से इसको कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन वो जरूर पेपर में आपको घुमाएगा। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे सवाल डाले जो कि आपके साइंस से थोड़ा सा अलग जा रहे होंगे, यानी पर्यावरण से जुड़ रहे होंगे या फिर आपका भूगोल से जुड़ रहे होंगे, और आप उन पे उंगली भी नहीं उठा सकते कि भाई ये साइंस के सवाल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करके चलना है, थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह देख करके चलना है, ये नहीं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हुए चलें। ठीक है, तो बाकी जो है आपका पेपर उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। बाकी 45 से 50 वीडियो आपके लिए यहाँ आएंगी, जिनमें से आपको अधिकांश सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो उसी क्रम में देखिए आज 12वें नंबर की वीडियो लेकर के मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। इसमें स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है, तो क्या उपस्थित होती है, कौन सी गैस मुख्यतः उपस्थित होती है प्रदूषण नियंत्रण हेतु? ठीक है, CH4, CO2, N2, H2। तो बच्चों देखिए CH4, ठीक है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः CH4 जो मीथेन गैस है वो 96% तक उपस्थित रहती है बच्चों। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा पर्यावरण को कम प्रदूषित करती है। देखिए अगर बात करें सीएनजी की, भारत में शुरुआत, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी भारत में जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो हुई थी 15 अगस्त 1995। इसको भी आप नोट कर लेना, 15 अगस्त 1995 को। और कहाँ से शुरू हुई थी? दिल्ली से। दिल्ली में ये आपका एक तरह से पायलट परियोजना के तौर पर शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995। और ध्यान रखना 2003 तक दिल्ली की जितनी भी बसें थी वो सीएनजी गैस पर आधारित हो गई थी, यानी दिल्ली की जो बसें थी सारी वो सीएनजी पर चलना आरंभ हो गई थी। देखिए आप जानते हैं कि दिल्ली में दुनिया भर का प्रदूषण रहता है, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये एक ठोस कदम था पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफॉन, एट्रोजिन, आइसोप्रोटूरॉन, मेलेथियान। जल्दी से बताइए जवाब। बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इथेफॉन। देखिए इथेलीन, एसिटिलीन, प्रोपेलीन, इथेफॉन और कार्बाइड फल पकाने में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि मेलेथियान पेड़ पौधों को जीवाणु से बचाने के लिए छिड़काव किया जाता है। इसको भी आप नोट में नोट कर लेना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित दरों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? दरों में नहीं है बच्चों, ये द्रवों में है, द्रवों में, इसको द्रवों में कर लेना। ठीक है, द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक बच्चों इसमें सही जवाब हो जाएगा पारा हो जाएगा। ठीक है, पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, इसलिए इसका प्रयोग तापमापी तथा दाब मापी में भी किया जाता है। दाब
मापी। ठीक है, ध्यान रखना इसको, दाब मापी में भी इसका प्रयोग किया जाता है पारा का। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, नियॉन। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती? नोबेल गैस तो सभी हैं ये, लेकिन वायु में रेडॉन नहीं पाई जाती बच्चों। ठीक है, आवर्त सारणी के अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो शून्य में 6 तत्व हैं। आवर्त सारणी के जो शून्य है, शून्य उसमें आपके 6 तत्व हैं। 6 तत्व में क्या रखा गया है? शून्य गैसों के अंतर्गत हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये सभी तत्व जो हैं, आप अगर इनकी गैसों की बात करें या तत्व की बात करें तो ये सभी तत्व साधारण ताप पर गैसें हैं। साधारण ताप पर ये क्या है? गैसें हैं, तथा रासायनिक दृष्टि से ये अभिक्रियाशील हैं। सॉरी, अभिक्रियाशील नहीं, अक्रियाशील है, यानी ये कोई क्रिया नहीं करती। अक्रिय गैसें इनको कहा जाता है, इसी कारण इन्हें अक्रिय गैसें कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक मलबे में किससे सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयन उद्योग से, वस्त्र उद्योग से। देखिए, औद्योगिक मलबे में किससे सबसे ज्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है? तो बच्चों चमड़ा उद्योग से सबसे ज्यादा जो हमारा रासायनिक प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिकी निकेट यानी आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? छठा सवाल आपका यह है। ग्रिनेल्स, डार्विन, ईपी ओमड, सीसी पार्क ने। जल्दी से बताइए जवाब। तो चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं बच्चों। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पारिस्थितिकी निकट की जो संकल्पना थी वो ईपी ओमड ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगर बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग, यानी पारिस्थितिकी तंत्र, साथ में इसमें तंत्र भी जोड़ लेना, शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों हैसले, या इसको कई जगह हैकले भी लिखा है, अर्नेस्ट हैकल, हैसले, इसको हैकले भी लिखा है कई जगह, ध्यान देना। ठीक है, और बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी निकट की संकल्पना, वो तो आपका ईपी ओमड ने ही की थी। और डार्विन ने उत्तर जीविता का सिद्धांत दिया था। डार्विन का भी लिख लेना आपका, डार्विन, उत्तर जीविता का सिद्धांत, कहीं यही एग्जाम में आपसे पूछ ले, उत्तर जीविता, उत्तर जीविता का सिद्धांत। और नगरीय संरचना से सीसी पार्क संबंधित है। जो हमारे सीसी पार्क है वो नगरीय संरचना से संबंधित है, इसको भी आप देख लेना। ठीक है, इसको नोट भी कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मच्छर का कॉइल होता है, मतलब मच्छर भगाने के लिए प्रयोग करते हैं, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से, एक कीट से, एक जीवाणु से, एक कवक से। जल्दी से जवाब दीजिए इसका। देखिए, जो हमारा जो पाइरेथ्रिन है, ठीक है बच्चों, वो हमारा एक बीजीय पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे? एक बीजीय पौधे से, और ये मच्छर मारने वाले कॉइल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए गुलदाउदी तथा गेंदा के पुष्प से प्राप्त होता है। गुलदाउदी, गुलदाउदी व गेंदा के पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है, इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। आर्टीथर नाम की औषधि मलेरिया के निदान हेतु किससे प्राप्त की जाती है? बीजीय पादप से, कवक से, जीवाणु से, या मांस से, यानी काई से। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा बीजीय पादप से। मलेरिया निदान हेतु जो आर्टीथर नाम की औषधि है वो एक बीजीय पौधे से ही प्राप्त की जाती है। मलेरिया रोग का जो कारण होता है वो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, परजीवी प्लाज्मोडियम, इसको भी आप नोट कर लेना, प्लाज्मोडियम। ठीक है, मादा एनीफिलीज मच्छर के कारण होता है ये। मादा एनीफिलीज मच्छर, मादा एनीफिलीज मच्छर से होता है आपका मलेरिया, इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो विकास के उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था बच्चों वो ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, देखिए अब इसमें से एक चीज आप नोट करते चलिए, कुछ चीजें मैं आपको नोट करा देता हूं। देखिए उपार्जित, लिखिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत वो आपका लैमार्क ने दिया था। आपको पता ही लैमार्क के बारे में। ठीक है, तो ये जो है आपका वंशानुगत जो लक्षण है आपके
एक जगह से दूसरी जगह उसका जो सिद्धांत दिया था वो लेमार्क ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत वो डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत आपका डार्विन ने दिया था, प्राकृतिक वर्ण, ठीक है, सिद्धांत डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का मैं आपको बता चुका हूं, ह्यूगो डीब्रीज। और जीव द्रव्य मतलब जो है आपका जो है एक तरह से ये जो डी ब्रीज ने बताया था आपका, ये आपका बताया था कि भाई जो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है, जो जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार है। वो आपका ह्यूगो डी ब्रीज ने नहीं बताया बच्चों, इसको ना आप जरा चेंज कर लेना। ये जो आपका जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है वो हैक्सले ने बताया था बच्चों, हैक्सले ने, ठीक है, इसको आप संशोधित कर लेना थोड़ा सा। तो मैंने आपको चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है, आप इनको जरूर नोट से अलग से नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल है एक कीटनाशी, विटामिन, स्टेरॉइड, एंजाइम, जल्दी बताइए क्या है। तो बच्चों इसका सही जवाब है आपका स्टेरॉइड है एक, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है, यानी विश्व की जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें भारत कितने प्रतिशत उत्पादित करता है? 1%, 2%, 3%, 5%, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो बच्चों जो है सबसे ज़्यादा यानी इस ऑप्शन के हिसाब से 5% भारत का जो है उत्पादन करता है हरित गृह गैसों का, ठीक है। देखिए इसमें सबसे जो ऊपर है वो अमेरिका है 23%, दूसरे नंबर पर रूस है, रूस जो है आपका 15.8% उत्पादित करता है। फिर ब्राज़ील है, ब्राज़ील 14.03, ठीक है, इसको आप जरा नोट कर लेना अलग से, ठीक है। सबसे पहले वैसे अमेरिका का तो आप नोट ही कर लेना 23% है, भारत का भी आप ध्यान रखना 5% ये है जो उत्सर्जित करता है ग्रीन हाउस गैसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। देखिए 12वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टिस। तो बच्चों इसका सही जवाब सभी को पता होगा, यूकेलिप्टिस। इसे प्रकृति का दुश्मन वृक्ष भी कहते हैं। देखिए नोट में क्या लिखा है, यूकेलिप्टिस वृक्ष के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसकी कमी होने पर यह वृक्ष मृदा की उपजाऊ क्षमता को सोख लेता है, जो पैदावार को प्रभावित करती है। बढ़ते पानी की समस्या और वर्षा को भी यह वृक्ष प्रभावित कर रहा है। जो भी आसपास के वृक्ष होते हैं उनसे ये पानी को क्या करता है, अपनी जड़ों के माध्यम से खींच लेता है और आसपास के वृक्ष क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, इसलिए इसे प्रकृति का दुश्मन वृक्ष भी कहते हैं, ये नोट कर लेना अलग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। कथन ये कह रहा है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही प्रदूषित होती है। तो दिए गए कूट से उत्तर का चयन करना है, जल्दी से बताइए। बच्चों इसका सही जवाब सभी बता देंगे। देखिए ऐसा नहीं होता कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ज्यादा प्रदूषित होती है, तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप ये भी नोट कर लेना, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे अभियान शुरू किया था 2014 में, जिससे भैया थोड़ी बहुत सही स्थिति में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का अर्थ क्या है? सब बता देंगे। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है CPU का, तो बच्चों ये गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा है वो प्रायः लोगों का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा, कोबोल, बेसिक, पास्कल। तो इसका सही जवाब जावा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? तो बच्चों एनियाक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। देखिए आपको इनमें से सुमेलित नहीं है कौन सा वो पहचानना है। फ्रंटियर अमेरिका बिल्कुल सही है, परम सिद्धि भारत बिल्कुल सही है, फुगागू चीन ये गलत है बच्चों, ये जापान का कंप्यूटर है, और लूमी फिनलैंड से ही रिलेटेड है। तो सुपर कंप्यूटर कौन से देश के कौन से आपको पता होना चाहिए। तो फुगाकू सुपर कंप्यूटर जो है वो आपका जापान का है, ना कि चीन का। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बच्चों बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आप इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, इसलिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखिए,
कौन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है? हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बच्चों ये सभी रिलेटेड हैं, तो उपयुक्त सभी है। इनमें से एक दो तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, शायद रेगिस्तान में मरीचिका का बनना तो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी ये उपयुक्त सभी यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं, इनको आप नोट कर लेना। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो सही आप सभी बता देंगे, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से बनता है? कई बार सवाल ये करा चुका हूं आपको, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जवाब जरूर देना, मैं भी देखूंगा कि कितने बच्चे हमारी वीडियो प्रॉपर ढंग से सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चों, ये सवाल एग्जाम में सैकड़ों बार आ चुका है, फिर ना आ जाए कहीं, इसलिए इसको ध्यान देना। यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी व सबसे छोटी हड्डी क्रमशः फीमर जांग और स्टेप्स कान की है। यानी सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग और सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेप्स कान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां सवाल, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी रहेगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी बच्चों? एडवर्ड जेनर, लैंड स्टीनर, जॉन ई सॉल्क, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जल्दी बताइए। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा, चेचक के टीके की खोज की थी आपकी एडवर्ड जेनर ने। लैंड स्टीनर ने एंटीजन की खोज, जॉन ई सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी आप नोट में लिख लेना। देखिए कॉलम आपको इसलिए दिया जाता है कि आपने 25 में से कितने मार्क्स गेन किए हैं, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारे इस चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि आने वाला जो वन दरोगा का एग्जाम है काफ़ी बच्चों का अच्छा जाए। देखिए कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में मैंने 11 ही वीडियो डाली थी और उसमें आपके 2 से 3 सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले थे। अगर किसी ने बहुत ध्यान से वीडियो सुनी होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करने के लिए भी बोलता हूं, तो उससे संबंधित सवाल भी वहां थे। ठीक है, देखिए अब आगे जो है आपका वन दरोगा का एग्जाम है, जो कि 100 मार्क्स का होना है। हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई आप हमारी वीडियोस को पढ़ें, यहाँ से अधिकांश सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और बाकी आप अपनी मेहनत पे भी यकीन कीजिए, कुछ अपने स्तर से भी आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपको 100% यहीं से मिल जाएगा सब कुछ। देखिए आप अलग से भी तैयारी करते रहिए और हमारी इन वीडियोस को भी देखते रहिए। आप वन लाइनर के रूप में अपने नोट्स को बना सकते हैं और उनको एग्जाम से पहले जरूर देख लेना। 10 दिन पहले भी पढ़ेंगे, 45 वीडियोस बच्चों आराम से कवर हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा सवाल तो हम यहाँ नहीं डाल रहे हैं। 25 से 30 सवाल आपके रोज डेली वीडियोज़ में जो है आपके आते हैं, तो आप उनको आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।